हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लूसेंट साइंस के बारे में। काफ़ी डिमांड कर रहे थे ना आप लोग कि लूसेंट साइंस को स्टार्ट किया जाए, तो आप लोगों के डिमांड के ऊपर ही हम लोग इसको स्टार्ट कर रहे हैं लूसेंट्स को। और इस वीडियो में आपको 25 MCQ देखने को मिलेगा, जो कि काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है, बिल्कुल एग्जाम्स ओरिएंटेड है। साथ ही साथ उनका एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे, तो काफ़ी मज़ा आने वाला है। इस वीडियो को एंड तक देखिए और बताइए आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगता है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि निम्न में से कौन सा कथन गलत है। तो 4 पॉइंट्स दिए गए, चारों पॉइंट्स को पढ़िए और बताइए कि कौन सा पॉइंट्स यहाँ पे गलत दिया गया। चलिए हम एक एक करके देखते हैं। पहला पॉइंट्स कह रहा है कि प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है, बिल्कुल सही है। और सेकंड पॉइंट है कि प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को एक प्रकाश वर्ष कहते हैं, बिल्कुल सही है। थर्ड पॉइंट कह रहा है कि एक प्रकाश वर्ष जो होता है वो 9.46 गुने 10 की पावर 12 मीटर होता है। ये पॉइंट देखिए यहाँ पे गलत है, क्योंकि अगर पॉइंट्स यहाँ पे 12 मीटर लगाया गया, ठीक है, पॉइंट्स के बाद यहाँ पे कह सकते हैं 9.46 गुने 10⁻12 दिया गया, तो मीटर में नहीं होना चाहिए। 12 है तो यहाँ पे हम कह सकते हैं ये हमारा किलोमीटर में होगा। अगर मीटर की बात करते हैं तो वहाँ पे 10⁻15 मीटर होता। ये आपको ध्यान रखना है, इस वजह से ये पॉइंट्स गलत है। और खगोलीय दूरी को मापने की सबसे बड़ी इकाई जो वो पारसेक है, बिल्कुल सही है। और मैं आपको यहाँ पे बता दूँ फ्रेंड्स कि दूरी की सबसे बड़ी इकाई जो होती है वो पारसेक ही होता है। एक पारसेक बराबर कभी कभी पूछा जाता है कितना होता है, तो एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। या फिर हम इसको अगर इस तरह से कहें तो किलोमीटर या फिर मीटर में, तो कह सकते हैं 3.08 × 10⁻16 किलोमीटर होता है। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, हो सके तो सभी चीज़ों को अच्छे से नोट्स कर लीजिएगा ताकि आपको रिवीजन करने में कोई दिक्कत ना हो। सेकेंड क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना। तो यहाँ पे बताइए कौन किसके साथ सही तरीके से मैच होगा। पहला पॉइंट है त्वरण, जिसको हम लोग एक्सेलरेशन कहते हैं। त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पे देख सकते हैं ए का 4 के साथ सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन है, इस वजह से ऑप्शन हम डी को टिक कर सकते हैं। बाकी को मिला लीजिए। बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। कार्य का मात्रक जूल होता है। और उसी तरह से आवेग की मात्रक की बात करें तो न्यूटन सेकेंड, बिल्कुल सही है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। बताइए यहाँ पे कौन सा सुमेलित नहीं है। डेसिबल जो होता है वो ध्वनि की तीव्रता की इकाई, बिल्कुल सही। शक्ति की इकाई हम बात करें, अश्व शक्ति जो एक प्रकार का शक्ति का यूनिट होता है। और कभी कभी पूछा जाता है कि 1 HP बराबर कितना होता है, हॉर्स पावर बराबर कितना होता है, तो 746 वाट, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट, समुद्री मील जो वो नौ संचालन की दूरी की इकाई है, ये भी सही है। लेकिन सेल्सियस यहाँ पे कह सकते हैं ये उष्मा की इकाई नहीं है। सेल्सियस जो कि एक टेम्परेचर की इकाई है, इस वजह से यहाँ पे पॉइंट्स गलत हो जाता है, डी को टिक करेंगे। नेक्स्ट वन देखिए, ल्यूमेन किसका मात्रक है। ल्यूमेन जो वो किसका मात्रक है, तो हम कह सकते हैं कि ल्यूमेन जो होता है वो ज्योति फ्लक्स का मात्रक है। यहाँ पे ऑप्शन बी को टिक करेंगे। जबकि ज्योति तीव्रता की बात करें तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स कि ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है, कैंडेला होता है, ठीक है, कैंडेला। और कैंडेला को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, CD से डिनोट किया था कैंडेला को। अगर पूछ ले कि ज्योति तीव्रता का पुराना मात्रक क्या हुआ करता था, तो पुराना मात्रक कैंडेला शक्ति होता था, ये भी याद रखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक ही प्रकार के परमाणु निम्न में से किस में मिलता है। एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किस में मिलता है, प्राकृतिक तत्व। यहाँ पे ऑप्शन सी को टिक करेंगे, ठीक है। प्रथम मानव निर्मित तत्व कौन सा था, ये अक्सर पूछा जाता है, पोलोनियम, ये याद रखिएगा। सबसे छोटा तत्व कौन सा, हाइड्रोजन। मेंडलीव का जो मूल आवर्त सारणी था, सबसे पहले मेंडलीव ने आवर्त सारणी को तैयार किया था, उसमें कुल कितने तत्वों को सजाया गया था, 63, ठीक है, 63 तत्वों को सजाया गया था। तो फिलहाल इससे संबंधित इतने पॉइंट्स को ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि 2 या 2 से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला देने से क्या बनता है। यहाँ पे एक पॉइंट है कि किसी भी अनुपात में मिला देने से, 2 या 2 से अधिक तत्वों को किसी भी अनुपात में मिलाने से वो मिश्रण बनता है, जबकि अगर एक निश्चित अनुपात में मिलाया जाए तो वो हमारा यौगिक बनता है। तो फिलहाल यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, ठीक है, ऑप्शन सी, मिश्रण को टिक करेंगे। चलिए नेक्स्ट वन देखिए, जीव विज्ञान जो शब्द है इसका प्रयोग सबसे पहले किसने किया था। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, लेमार्क तथा ट्रेविनेनस। यहाँ पे ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन देखिए कि फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। सभी क्वेश्चंस को ध्यान से समझिएगा, क्योंकि वीडियो के एंड में मैं आपसे 5 क्वेश्चंस भी पूछने वाला हूँ, ठीक है। उसका राइट आंसर कमेंट्स करके बताना होगा, MCQ फॉर्मेट में नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। 5 क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा, इन्हीं सभी क्वेश्चंस में से। तो फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं, तो फाइकोलॉजी में हम लोग किसका अध्ययन करते हैं,
जो कि शैवालों का अध्ययन करते हैं। यहाँ पे ऑप्शन हम ए को टिक करेंगे, ठीक है। फाइकोलॉजी में शैवालों का अध्ययन, जबकि कवक की अगर हम बात करें तो कवक का जो अध्ययन होता है यानी कि कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है, ये याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन देखिए क्या है कि क्यूरी। क्यूरी जो है वो किसकी इकाई है? क्यूरी किसकी इकाई है? तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा रेडियो एक्टिव धार्मिकता की, ठीक है। रेडियो एक्टिव जो तत्व होते हैं इसके बारे में हम बात करते हैं कि इसकी जो रेडियो एक्टिविटी धार्मिकता इसका यूनिट होता है क्यूरी, ये तो आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें फ्रेंड्स कि सबसे पहले रेडियो एक्टिविटी की जो घटना किसने प्रस्तुत की थी, तो सर्वप्रथम बैकुलर ने 1886 में प्रस्तुत की थी, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और इससे कुछ जुड़ी पॉइंट्स भी मैंने यहाँ पे नोट डाउन किया ताकि हम पढ़ सकते हैं। देखिए, प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले पदार्थों, तत्वों और उनके घटकों का कुछ निश्चित अदृश्य किरणों, यहाँ पे ध्यान देखिएगा, अदृश्य किरणों के द्वारा स्वयं विघटित होने की जो घटना होती है उसको हम लोग रेडियो एक्टिविटी कहा जाता है। और रेडियो एक्टिविटी पदार्थ से निकलने वाली जो अदृश्य किरणें होती हैं उनको हम लोग कहते हैं रेडियो एक्टिव किरणें, ठीक है। और रेडियो एक्टिविटी की घटना सर्वप्रथम जो कि कह सकते हैं बैकुलर ने 1886 में प्रस्तुत की थी, ये आपको याद रखना है। और एक और पॉइंट्स यहाँ पे देख सकते हैं कि बाद में जो मैडम यहाँ पे पियरे क्यूरी और मैडम क्यूरी ने प्लूटोनियम, फ्रांसियम और रेडियम में भी जो कि रेडियो एक्टिविटी के गुण को पता लगाया था, ये आपको याद रखना है। एक क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि रेडियो एक्टिव विघटन के पश्चात कौन से किरण को उत्सर्जित करते हैं, तो वो अल्फा, बीटा और गामा तीनों प्रकार के किरणों का उत्सर्जन करते हैं, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ताप युग में तापमापी किस सिद्धांत पर आधारित है? ताप युग में तापमापी किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ये सीबेक के प्रभाव पर आधारित है, यहाँ पे ऑप्शन हम ए को टिक करेंगे। देखिए यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि यह तापमापी दो धातुओं से बने ताप युग में द्वारा माप देता है। सिद्धांत की अगर बात करें तो ये तापमापी सीबेक के प्रभाव पर आधारित होता है, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट वन क्या है कि कौन सा धातु विद्युत का कुचालक है, यानी उससे विद्युत होकर के प्रवाहित नहीं हो सकता है, और वो है कह सकते हैं लेड यानी कि सीसा, ठीक है। सीसा से संबंधित एक क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि जो लेड होता है वो किस प्रकार का क्या यानी कि क्या होता है, लेड एक प्रकार का क्या है, तो ये एक प्रकार का अतिशीतित द्रव होता है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट कि निम्न में से कौन सा एक यौगिक है? तो यौगिक हम लोगों ने ऊपर में देखा था कि मिश्रण और यौगिक किसे कहते हैं। तो यौगिक जो होता है वो दो या दो से अधिक पदार्थों को एक निश्चित अनुपात में मिलाया जाए तब उसको हम लोग यौगिक कहते हैं। तो अगर हम यहाँ पे बात करें अमोनिया तो बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है NH3। यहाँ पे देख सकते हैं कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दोनों के दोनों अगर बात करें तो ये फिक्स अनुपात में होता है कि 1 और 3 इसी में होगा, तो यहाँ पे कह सकते हैं अमोनिया। अमोनिया से संबंधित 2-3 पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है, जैसे अमोनिया का गंध किस तरह का होता है, तीक्ष्ण गंध इसमें होता है, और ये एक प्रकार का कलरलेस गैस होता है, और ये हवा से भी हल्की होती है। ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि हवा से हल्की कौन सी गैस है, तो यहाँ पे अमोनिया गैस है, ठीक है। और ये जल में काफ़ी तेज़ी से यानी कि अति विलय होता है, ये भी याद रखिएगा, जल में बहुत जल्द घुल जाता है। और एक क्वेश्चन से आपको याद रखना है कि अमोनिया के जलीय घोल को लीकर अमोनिया कहते हैं, ठीक है, लीकर अमोनिया कहा जाता है, जिसकी प्रकृति कैसी होती है, क्षारीय प्रकृति का होता है। और यहाँ पे एक और पॉइंट्स पढ़ सकते हैं कि जोसेफ प्रिस्टली ने सर्वप्रथम अमोनियम क्लोराइड को चूने के साथ गर्म करके अमोनिया गैस को तैयार किया था, ठीक है। नेक्स्ट वन क्या है कि निम्नलिखित में से किसे वर्गीकी का पितामह कहा जाता है? फादर ऑफ टैक्सोनॉमी के नाम से किसे जानते हैं वर्गीकी का पितामह? तो राइट आंसर यहाँ पे होगा लीनियस, ठीक है, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। यहाँ पे देखिए पढ़ सकते हैं कि कार्ल लीनियस एक स्वीडिश वनस्पति शास्त्री, चिकित्सक और जीव वैज्ञानिक थे जिन्होंने द्विपद नामकरण, ठीक है, द्विपद नामकरण की आधुनिक अवधारणा की नींव रखी, और इन्हें आधुनिक वर्गीकी का पिता के रूप में जाना जाता है। साथ ही साथ यह आधुनिक पारिस्थितिकी के प्रणेताओं में से एक थे, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि पुष्पी पादपों को रखा गया है, पुष्पी पादपों को रखा गया है, तो क्या होगा सही आंसर? पुष्पी पादपों को रखा गया फेनरोगेम्स में, ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे। और यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि पुष्पी पादपों को जो फेनरोगेम्स में रखा गया वो एक्चुअली क्या है। देखिए इसको हम लोग फेनरोगेम्स तो इंग्लिश वर्ड हो गया, लेकिन हिंदी में इसको पुष्पोद्भिद कहते हैं, ठीक है। लेकिन आजकल एग्जाम्स में अब सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश वर्ड ही अक्सर देखने को मिलता है, तो फेनरोगेम्स आपको याद रखना है। देखिए हम यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि जो फेनरोगेम्स होते हैं वे पादप हैं जो कि बीज पैदा करते हैं, ठीक है। पुष्पी पादपों को फेनरोगेम्स में रखा गया, फेनरोगेम्स में भ्रूण बीज के भीतर होता है, ये ध्यान रखिएगा, भ्रूण बीज के भीतर होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि वाष्प इंजन में उबलते हुए जल का तापमान किस कारण से उच्च हो सकता है? किस कारण से उच्च हो सकता है? बॉयलर के अंदर उच्च दाब होता है तब, यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत बार रिपीट हुआ है कि शीतकाल में हैंड पंप का पानी गर्म होता है, इसका कारण क्या है। शीतकाल में हम लोग जब हैंड पंप चलाते हैं तो उसमें से गर्म पानी निकलता है, इसका कारण क्या होता है। तो इसका कारण ये होता है कि पृथ्वी के भीतर का जो टेम्परेचर होता है, तापमान होता है, वो वायुमंडल के तापमान से अधिक होता है, इस वजह से नीचे का जो पानी होता है वो गर्म होता है। नेक्स्ट वन देखिए, ध्वनि तरंगे की प्रकृति कैसी होती है। ध्वनि तरंगों की प्रकृति कैसी होती है, तो ये क्वेश्चन मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ कि ध्वनि तरंगों और प्रकाश तरंगों में आपको कैसे याद रखना है। देखिए, ध्वनि में ध है तो अनुधैर्य में भी ध है, इस तरह से याद रखेंगे। और प्रकाश में क्या होता है, प्रकाश में प्र है तो अनुप्रस्थ में भी तो प्र है, यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की जैव शक्ति सिद्धांत का प्रतिपादन किस रसायनज्ञ ने किया था। जैव शक्ति सिद्धांत का प्रतिपादन किस रसायनज्ञ ने किया था, तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए, बर्जीलियस। ठीक है, बर्जीलियस ऑप्शन ए को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की प्रकृति में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा है। प्रकृति में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा है, तो उसको हम लोग सेलुलोज कहते हैं, डी विल बी करेक्ट आंसर, सेलुलोज। नेक्स्ट क्वेश्चन की डेंड्रोलॉजी का संबंध किससे। डेंड्रोलॉजी का संबंध किससे। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि इस तरह से रोज़ाना आपको एक सेट प्रोवाइड करा जाए तो आप इस पर अच्छा से कमेंट्स लिख करके बताइए कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। ठीक है, चलिए बात करें डेंड्रोलॉजी, तो डेंड्रोलॉजी का संबंध हम कह सकते हैं कि वृक्षों के अध्ययन और साथ ही साथ झाड़ियों के अध्ययन। राइट आंसर होगा ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे, बी और सी दोनों। और पुष्पों का अध्ययन क्या होता है, तो पुष्पों के अध्ययन को हम लोग एंथोलॉजी के नाम से जानते हैं, ये भी याद रखेंगे। देखिए, जस्ट क्वेश्चन हम लोगों ने ऊपर में देखा था कि वर्गीकी का जनक यानी कि फादर ऑफ टैक्सोनॉमी के नाम से किसे जानते हैं, तो लीनियस हमने देखा था, कार्ल लीनियस, यहाँ पे बी करेक्ट है। सिस्टेमा नेचुरे पुस्तक किसने लिखी, ये क्वेश्चंस बहुत बार पेपर में देखने को मिलता रहता है। सिस्टेमा नेचुरे, तो इस पुस्तक के लेखक हैं कार्ल लीनियस। ठीक है, बी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए कि वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई कौन सी है। वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन सी, जाति जो का सबसे छोटी इकाई है। चलिए इसके बारे में हम कुछ पढ़ लेते हैं, पॉइंट्स देखिए क्या है। साधारणतः सभी वैज्ञानिक सहमत है कि जंतुओं का वर्गीकरण निम्नलिखित प्रकार से होना चाहिए, जिसमें छोटे समूह से प्रारंभ करके क्रमशः बड़े बड़े समूह दिए गए, यानी सबसे छोटा जो वो जाति होता है और सबसे बड़ा संघ या फिर फाइलम कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से याद रखेंगे, बाकी आप इसको पढ़ करके याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आलू किस कुल से संबंधित है, बताइए कि आलू जो वो किस कुल से संबंधित है। आलू का संबंध हम कह सकते हैं सोलेनेसी कुल से। सोलेनेसी कुल के अंतर्गत और भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे आलू हो गया तो बैंगन, टमाटर, मिर्च, धतूरा आदि, ये सभी के सभी आते हैं। एक तरह से आप याद रख सकते हैं कि जो हम लोग कहते हैं इसको, अगर आप चोखा जिसका हो सकता है, ठीक है, चोखा आपने खाया होगा, तो चोखा जिसका भी हो सकता है आप उसको कह सकते हैं, जैसे आलू का, बैंगन का, टमाटर का, मिर्च उसमें डाला जाता है। तो इस तरह से आप सिंपल सी भाषा में याद रख सकते हो, ये हमारी लैंग्वेज हो गई। अगला क्वेश्चन देखिए, अवसर्व तरंगों की आवृत्ति कैसी होती है। अवसर्व तरंगों की आवृत्ति कैसी होती है, तो अवसर्व तरंगों की आवृत्ति हम कह सकते हैं जो कि हम लोग जो सुनते हैं वो क्या होता है, हम लोग जो सुनते हैं वो होता है ऑडिएबल वेव, लेकिन अवसर्व जो तरंग होता है हम लोग सिर्फ और सिर्फ 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज को सुनते हैं, लेकिन अवसर्व जो तरंग होता है इंफ्रासोनिक वेव वो होता है 20 हर्ट्ज से कम, यानी कि करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन ए। जबकि 20,000 हर्ट्ज से अधिक जो होता है वो अल्ट्रासोनिक वेव होता है, जिसको हम लोग परासर्व तरंगे कहते हैं। तो फिलहाल यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, आगे देखिए, और यहाँ पे आपका 25 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आया तो पता है क्या करना है, लाइक करना है, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको ऑन टाइम मिलती रहे। और क्यूज का क्वेश्चन, जो भी चीज़ें आपने ऊपर में देखा था, देखते हैं कितनी चीज़ें आपको याद हुई। बताइए कि कवक अध्ययन को क्या कहते हैं, कवकों का अध्ययन, प्रकाश कौन सी तरंग है, साथ ही साथ थर्ड क्वेश्चन की ताप युग में तापमापी किस सिद्धांत पर कार्य करता है, फोर्थ क्वेश्चन की प्रथम मानव निर्मित तत्व कौन सा था, और लास्ट पॉइंट है कि रेडियो एक्टिविटी के बारे में 2 महत्वपूर्ण पॉइंट्स आपको बताने हैं। जो भी आपको अच्छा लगे आप उसको बता सकते हैं। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।